नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल में भारतीय युग से संबंधित विशेष तत्व जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी विशेष तत्वों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आधुनिक काल और आधुनिक काल में हम लोग भारतीय युग या पुनर्जागरण काल जिसे कहते हैं, उनके प्रमुख कवियों की रचनाएं, उनका समय और नामकरण आदि जो भी विशेष तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। बात करें कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप जान रहे हैं कि सर्वश्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम दिया गया। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि आधुनिक काल नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। ठीक है, आगे एक शब्द आप देख रहे हैं, वो है रेनेसा। बात करें रेनेसा की, तो इसका अर्थ होता है नवजागरण और इसी का अर्थ होता है या पुनर्जागरण आप कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार जिनका नाम है मिशेल सेठ ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया था। तो इसे दिमाग में रखें। बात करें रेनेसा की, तो रेनेसा शब्द सबसे पहले फ्रांसीसी इतिहासकार कौन, मिशेल सेठ ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया है। तो यहाँ पे देखें रेनेसा, यहाँ पे देखें मिशेल सेठ। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा रेनेसा शब्द का प्रयोग किसने किया। बस ट्रिक हम लोग लेंगे मिशे ने। अब मिशे ने कहाँ किया था, बताए सर, सेठ पर किया था। कहाँ पर किया था, सेठ पर, यानी कि मिशेल सेठ ने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना, कौन थे, ये फ्रांसीसी इतिहासकार थे। ठीक है, चलिए आगे। कुछ आलोचकों ने जो नवजागरण और जो पुनर्जागरण शब्द है, इन दोनों शब्दों में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण कहा और 19वीं शताब्दी यानी कि 19वीं सदी के आरंभ को जो होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा। तो मोटी बात ले लीजिए कि कुछ आलोचकों का मानना है कि जो नवजागरण है, ये नवजागरण कौन, जो भक्ति काल है ना, उस भक्ति काल को नवजागरण कहा और 19वीं सदी में के आरंभ में होने वाला जो जागरण था उसे पुनर्जागरण, पुनर् माने फिर से जागरण हुआ। ठीक है ना, और नवजागरण कब हुआ, तो आप कह सकते हैं कि जब लोगों के अंदर भक्ति आ गई, भक्ति की भावना हो गई, तो उसे नवजागरण कह दिया गया। और पुनः 19वीं शताब्दी में के आरंभ में जो जागरण हुआ उसे पुनर्जागरण कहा गया। तो दिमाग में इसे भी रख लीजिएगा। और आगे आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने हिंदी नवजागरण को दो हिस्से में बांटा है, दो हिस्सा किया है। एक तो लोक जागरण जिसे भक्ति आंदोलन कहा गया। तो देखिए, लोक माने होता है लोगों का, कह सकते हो लोगों को जागृत करना, लोगों को जगाने वाला। तो लोगों को जगाना, लोगों को जगना क्या है, लोक जागरण है, यानी कि भक्ति आंदोलन। ठीक है ना, तो लोक भक्ति से संबंधित है, दिमाग में रखिएगा। और दूसरा है नवजागरण। नवजागरण यानी कि हिंदी नवजागरण या जिसे आप कहते हैं आधुनिक काल। तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, लोक जागरण कौन है, भक्ति आंदोलन वाला। नवजागरण कौन है, तो हिंदी नवजागरण का मतलब होता है कि नवजागरण या आधुनिक काल। ठीक है, चलिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है। बताया कि लोक जागरण क्या है, कि प्रथम तो जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका जो मुख्य स्वर है वो सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। ठीक है ना, और जो आपका भक्ति आंदोलन आगे बता रहे हैं, भक्ति आंदोलन का काव्य क्या है, वो लोक जागरण का काव्य है। ठीक है ना, तो दिमाग में इसे भी रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो जो लोक जागरण का प्रथम जातीय निर्माण व्यक्त करने वाले सांस्कृतिक आंदोलन है, इसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावाद है, और भक्ति आंदोलन का मुख्य काव्य लोक जागरण का काव्य है। आगे बता रहे हैं कि नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। तो जो नवजागरण था, इसका जो मुख्य अगर देखा जाए स्वर था, उस साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी था। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या है, सामंत विरोधी और मानवतावादी है। ठीक है ना, भक्ति आंदोलन लोक जागरण है। यहाँ पर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। ठीक है, चलिए
आगे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्टि हुई और फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्वर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। ठीक है ना, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कही है कि जो नवजागरण 1857 में के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, भारतेंदु युग में आया तो थोड़ा व्यापक हो गया और उसकी साम्राज्यवादी विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में पहुंचते हुए पुष्टि हो गई। निराला के साहित्य में जब आया तो कलात्मक स्तर पर और उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हो गई। ठीक है ना, तो कौन? रामविलास शर्मा जी ने कहा है। ठीक है, कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए अगले जो आप देख पा रहे हैं डॉक्टर मैनेजर पांडे जी को, उन्होंने लिखा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। क्या देखा आपने? जो मैनेजर होता है ना, मैनेजिंग करने वाले, तो डॉक्टर मैनेजर ने बता दिया, क्या बताया कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्यिक विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति किसको बता दिया? बिल्कुल डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को बताया। किसने बताया? मैनेजर पांडे ने बताया। ठीक है, अब आगे देखिए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। इन्होंने भी लिखा कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ठीक है ना, तो देखिए रचनात्मक ऊर्जा की बात कौन कर सकता है? जिसका स्वरूप अच्छा होगा, राम जैसा होगा। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ठीक है, रचनात्मक ऊर्जा कौन कह रहे हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि आधुनिक है ना, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पितामह कौन है आधुनिकता के? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा कि हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक, हाँ सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दिमाग में रख लीजिएगा पिता प्रवर्तक दोनों कौन? बोले भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु के काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। तो एक तरफ आप देखेंगे प्रस्तोता, उनका सीमांकन समय ईस्वी में और काल का नामकरण। बात करें सबसे पहले तो मिश्र बंधु, 13 बंधु 1913 में आपने देखा होगा ना, मिश्र बंधु इन्होंने लिखा है। तो मिश्र बंधु ने क्या किया? बंधु 3 है, 1869 से 1888 ईस्वी, और नाम दिया वर्तमान काल। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए मिश्र क्या है? बोले वर्तमान काल में, आधुनिक काल में वर्तमान है। मिश्र कौन? आधुनिक काल में वर्तमान है, यानी कि आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल कहा है। ये दिमाग में रखिएगा। समय बताया 1869 से 1888। तो देखिए जो बंधु हैं ना, वो उल्टे सीधे क्या कर रहे हैं? उल्टे और सीधे, उल्टे सीधे क्या कर रहे हैं? 69 काम कर रहे हैं। कहाँ? बोले इकट्ठे, इकट्ठे मतलब 1 8 8 8 8 3 है, तीनों बंधु हैं, एक साथ बैठ करके उल्टा सीधा 69 काम कर रहे हैं। कब? बोले वर्तमान समय में, आधुनिक काल में। जाकर उनको रोको भाई, है ना। कौन? बोले मिश्र बंधु। बंधु क्या कर रहे हैं? उल्टे सीधे 69 काम कर रहे हैं। कहाँ? इकट्ठे एक साथ बैठ करके वर्तमान काल में। ठीक है, तो बस एक क्लू है, इस क्लू की सहायता से आप इसको याद करें। चलिए आगे है रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने समय बताया 1868 और 1893, 1868 और 1893, दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। तो अब इस काल को क्या कहा गया? इन्होंने नाम दिया नई धारा और प्रथम उत्थान। कभी कभी प्रश्न यहाँ से बना हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नई धारा या प्रथम उत्थान का समय क्या है? तो आप दिमाग में रखिएगा 1868 और 1893। तो दिमाग में रखिएगा क्या है कि धारा इस समय क्या चल रही है? 68-93 की धारा है। ठीक है, 68-93 प्रथम उत्थान अगर आपको करना है तो 68 से लेकर के 93% तक के नंबर होने चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको पहले से ही उत्थान करना है, नई धारा परिवर्तित करनी है, तो क्या करिए? बोले भैया
68 से लेकर के 93% तक का नंबर लाइए। किसने दिया विचार? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। तो ठीक है ना। तो नई धारा प्रथम धारा के लिए 68-93 दिमाग में रखिएगा। किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे हैं राम कुमार वर्मा जी। 1870 और 1900 ईस्वी तक आधुनिक काल कहा है। तो राम कुमार वर्मा नाम भी आधुनिक है। आधुनिक कब? 1870 से 1900 ईस्वी तक का जो समय है उसे इन्होंने आधुनिक काल के अंतर्गत रखा है। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए राम कुमार क्या है? बोले 70 या कह सकते हैं 70, बस 70 दिमाग में रखिए और 1900 अंतिम। ठीक है ना, ये सबका रहेगा। तो 70 कुमार, राम कुमार 70, या आप कह सकते हैं राम के कुमार साथ हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि कुमार 70 यहाँ रहा वहाँ रहा, कुमार 70 और 1900 ईस्वी। ठीक है ना, ये 1900 आप देखेंगे सब में रहेगा। चले ठीक है, आधुनिक काल कहा। दूसरे हैं केसरी नारायण शुक्ल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया 1865 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो आधुनिक काल है। तो केसरी बोले कितने? केसरी तो 65 साल के हैं, है ना, 65 साल के हैं, बिल्कुल 65 साल, 19 शताब्दी तक इन्होंने माना है। तो केसरी 65, और केसरी एक सिंह को भी कहा जाता है, शेर को। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि केसरी सिंह क्या है? बिल्कुल 65 साल का, 65 साल का। ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। और आगे है रामविलास शर्मा जी। इन्होंने 1857 से 1900 ईस्वी तक के समय को नवजागरण कहा है। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। तो विलास कोई व्यक्ति कब करेगा? जब सत्ता में आएगा। 57 में आइए तब विलास करिए, है ना। तो दिमाग में मोटी मोटी बात रखनी है ना। बात करें राम के राम, भैया राम के राम यानी कि राम कुमार, केसरी नारायण और रामविलास शर्मा। तो राम के राम क्या है? 70, 65, 57, और अंतिम टाइम तीनों लोगों ने 1900 ईस्वी बताया है। इसीलिए हमने तीनों लोगों को साथ लिया कि राम के राम। तो राम के राम या राम कुमार, है ना, केसरी, रामविलास, ठीक ना। राम के राम। तो राम फार कौन? राम कुमार वर्मा। अब राम कुमार वर्मा क्या है? कुमार 70 यानी कि 1870 से कितना? 1900 ईस्वी। ठीक है ना। के राम केसरी को आपने कहा 65 वर्ष, है ना, 1900 तक, 1865 से 19। और दूसरा रामविलास कब करोगे? जब सत्ता में आओगे, 57। ठीक है ना, 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो समय है उसे इन्होंने भारत बंधु के काल के अंतर्गत रखा है। ठीक है, तो एक बार फिर देखिए, जो बंधु है उल्टे सीधे 69 काम कर रहे हैं और एक इकट्ठे हैं। ठीक है ना, यानी कि 1888 में। बात करें रामचंद्र शुक्ल की। शुक्ल ने क्या बताया भैया? अगर आपको नई धारा में रहना है, प्रथम उत्थान करना है, तो 68 से लेकर 93% नंबर होने चाहिए। 68-93 किसने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। राम कुमार की बात करें, राम कुमार 70 कुमार 70 1900 ईस्वी। केसरी की बात करें, केसरी 65 का है ना, और 1900 तक ईस्वी तक। ठीक है। रामविलास की करें, विलास कब होगा? जब सत्ता में आओगे, 57 1900 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो दिमाग में मोटी मोटी बातें रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगर परीक्षा में प्रश्न आ गया तो गलती होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना। और इन सभी जो ट्रिक का एकमात्र ही उद्देश्य है कि थोड़ा सा मिर्च मगहर लगाकर किसी मैटर को अगर हम लोग तैयार करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी होता है, आपके दिमाग में वो छाप छोड़ देता है। जैसे आप रामचंद्र शुक्ल की बात आ जाएगी, तुरंत आपके दिमाग में आएगा 68-93%। जैसे आपके बात राम कुमार की बात आएगी तो आपके दिमाग में आएगा 70 कुमार। जैसे आप केसरी की बात करेंगे 65। ठीक है ना, तो दिमाग में आ जाएगा 1865। जैसे रामविलास की बात आ जाएगी सत्ता, आपके दिमाग में आ गया 57 1900। ठीक है ना, तो ये इसीलिए जोड़ा जाता है। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ना तो ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से कुछ लेन देन है। बस एकमात्र ही उद्देश्य है कि आपको आसानी से याद हो जाए। और पूरा आप देखेंगे यूट्यूब पर, तो मैंने जितनी भी क्लास ली है, खासतौर से TGT PGT हिंदी की, सब ट्रिकी तरीके से ली है। तो एक बार जा करके उन सभी वीडियो को आप देखें, और देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं। आपके लिए हमने जो प्रयास किया है, लगभग 560 वीडियो अब तक के यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया है।
और टीजीटी पीजीटी से संबंधित लगभग 200 से 250 वीडियो आपके लिए मैंने अभी हाल ही में लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अपलोड किया है। तो आप मेरे प्रयास को, मेरे प्रयत्न को देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक, अब आगे देखें, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा यानी कि 1843 से लेकर के 1867 ईस्वी तक का जो समय है उसे भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ बता रहे हैं कि 1843 से 1867 ईस्वी का जो कृतित्व है वो भारतेंदु की पृष्ठभूमि के रूप में, यानी कि पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं कि पूर्व की बात है, ठीक है ना। ये भारतेंदु की पृष्ठभूमि या आप कह सकते हैं कि भारतेंदु के पूर्व काव्य धारा है, ठीक है ना। चलिए अब इनमें आप देख रहे हैं कि भारतेंदु के पूर्व जो काव्य धारा में कुछ रचित रचनाएं हैं जो कि भक्ति काव्य हैं, निम्नांकित हैं। पहले कवि की बात करें तो कवि आप देख रहे हैं रीवा नरेश रघुराज सिंह हैं। रचनाएं राम स्वयंवर, रुक्मिणी परिणय, आनंदा अम्बुद निधि और रामाष्टायाम। कैसे दिमाग में रखें तो देखिए, रीवा नरेश कौन, रघुराज जी कहाँ गए थे तो दिमाग में रख लीजिएगा। कहाँ, बोले सर रीवा नरेश जो हैं राम के स्वयंवर में गए, और स्वयंवर में क्या देखा, रुक्मिणी के परिणय में गए थे। तो राम के स्वयंवर और रुक्मिणी के परिणय में रीवा नरेश गए थे और उन्होंने आनंद अम्बुद निधि लिया और रामाष्टायाम किया। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि रीवा नरेश क्या है, बोले एक तो राम के स्वयंवर में गए रीवा नरेश, दूसरा कहाँ गए, रुक्मिणी के परिणय में गए और वहाँ पर इन्हें आनंद अम्बुद निधि मिली, आनंद की अम्बुद निधि मिल गई। और ये क्या करते थे, अष्टायाम राम राम, अष्टायाम राम राम, 8 पहर क्या करते थे, राम 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 करते थे, क्योंकि इन्होंने अलौकिक शोभा सुंदरता प्राप्त कर ली होगी। तो एक क्लू है, एक ट्रिक है, दिमाग में ऐसे बैठा लीजिएगा कि रीवा नरेश को निमंत्रण मिला था कहाँ पर, राम के स्वयंवर में जाने का। दूसरा स्वयं इनको निमंत्रण मिला था रुक्मिणी के परिणय में जाने का। तो वहाँ पर इन्होंने क्या प्राप्त किया, आनंद की अम्बुद निधि को प्राप्त किया था। और वहाँ से जब लौट कर आए तो अष्टायाम राम राम, राम राम अष्टायाम, है ना, 8 पैर राम राम करते थे। बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है रघुनाथ दास राम स्नेही। भैया रघुनाथ दास राम स्नेही क्या करते हैं, विश्राम सागर 1854 ईस्वी में इनके द्वारा लिखे गया काव्य है। तो देखिए जो रघुनाथ स्नेही है ना, इन्हीं के रघुनाथ राम स्नेही। तो रघुनाथ राम स्नेही क्या करते हैं, बोले भैया सागर में विश्राम करते हैं, सागर विश्राम, विश्राम सागर, विश्राम सागर में विश्राम करते हैं, विश्राम सागर के द्वारा लिखा गया काव्य है, ठीक है। आगे है सरदार कवि। तो सरदार कवि की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया जो काव्य है राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। देखिए सरदार ने बताया कि भाई बड़ी अच्छी बात बताई, सरदार ने क्या बताया कि जो हनुमत है और तुलसी हैं, दोनों लोग क्या करते हैं, राम राम करते हैं, राम राम करते हैं। है? कोई सरदार है, एक क्लू निकाल लीजिएगा कि उन्होंने कहीं पे देखा होगा, हनुमत जी को देखा कि राम राम कर रहे थे और तुलसी जी को देखा कि राम राम कर रहे थे, ठीक है ना। और क्या देखा कि 2 भूषण हैं और 2 राम हैं। सरदार ने एक तो राम राम देखा 2 और 2 भूषण को देखा। तो देखिएगा सरदार, अब भूषण में हनुमत भूषण हो गए, तुलसी भूषण हो गए, 2 रचना, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। और राम राम, राम रत्नाकर और रामलीला प्रकाश, ठीक है ना। और एक क्लू दिखाइए क्या कि हनुमत राम करते थे, राम रत्नाकर, तुलसी भी राम करते थे और रामलीला का प्रकाश इन्होंने लिखा। तो तुलसी भूषण, हनुमत भूषण, 2 भूषण, सरदार ने 2 भूषण प्राप्त किया, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। और राम वाले 2 काव्य यानी कि राम रत्नाकर और रामलीला प्रकाश, ठीक है। चलिए आगे है ललित किशोरी, जिनका नाम है कुंदन लाल। ललित किशोरी कुंदन लाल ने क्या किया, अस्फुट छंद लिखा। अस्फुट छंद कौन, ललित होता है, किसके लिए, किशोरी के लिए, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। गोपाल चंद गिरधर जी की बात करें तो आप देख पा रहे हैं गोपाल चंद गिरधर दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। इन्होंने क्या लिखा, राधा स्त्रोत, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत और राम कथा अमृत। दिमाग में रखिएगा, जो गोपाल चंद हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं। तो एक तो गोपाल है तो गोपाल स्तोत्र और राधा गोपाल का स्तोत्र लिखा। दूसरा बलराम से प्रेम था तो बलराम कथा इन्होंने लिखी। राम से प्रेम था तो राम कथा लिखी और जरासंध का वध भी इन्होंने लिखा, ठीक है ना।
जरा क्या करो, दिमाग में रख लीजिएगा, गोपाल ने क्या किया, राधा स्रोत किया, गोपाल स्रोत किया। और जरा सा किस पर, बलराम और राम की कथा का अमृत बरसाया। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, गोपाल ने क्या किया, एक तो राधा का स्त्रोत और गोपाल का स्त्रोत, गोपाल 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 और राधा स्त्रोत लिखते हैं, और जरा सा क्या करते हैं, बलराम की कथा और राम कथा का अमृत का पान करते हैं। जरा 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 संबंध है ना, बलराम कथा अमृत और राम कथा अमृत, ठीक है ना। चलिए अब आगे भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित कुछ श्रृंगारिक रचनाएं हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। पहले कवि हैं सेवक नखशिख। देखिए जो सेवक होगा भैया ना, वो नख से लेकर के शिखा तक आपकी सेवा करेगा, तो दिमाग में रख लीजिएगा, सेवक ने नखशिख वर्णन किया है। आगे है सरदार कवि, वही सरदार कवि जिन्होंने 2 भूषण और 2 राम देखा था, ठीक है ना, तुलसी भूषण, अहमद भूषण, राग रत्नाकर और रामलीला प्रबंध। तो वही सरदार कवि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, श्रृंगारिक कवि लिखे हैं, श्रृंगारिक हैं। तो षड्ऋतु, साहित्य सरसी और श्रृंगार संग्रह। तो देखिए सरदार, सा से सरदार, सा से षड्ऋतु, सा से साहित्य सरसी, सा से सरदार, सा से श्रृंगार संग्रह, ठीक है ना। इन्हीं की सरदार की घात सा की घात 3, सा की घात 3, सा सरदार कवि, षड्ऋतु, सरदार साहित्य सरसी, सरदार श्रृंगार संग्रह, ठीक है। चलिए आगे है चंद्रशेखर वाजपेयी। बात करें चंद्रशेखर वाजपेयी जी की, तो इनकी पहली रचना है नखशिख और दूसरी है हमीर हट, ठीक है ना। तो देखिए जो चंद्रशेखर हैं वो क्या करते हैं, नखशिख वर्णन करते हैं और हमीर हट और हमीर से हट करते हैं, हमीर से हट कर लेते हैं। इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल भी उसे नहीं देखे हैं। अब आगे भारतेंदु पूर्व काव्य जिनमें रीत निरूपण रचनाएं की गई हैं जो कि निम्नांकित हैं। तभी भारतेंदु पूर्व आपने भक्ति देखा, भारतेंदु पूर्व आपने श्रृंगारिक रचना देखा, और भारतेंदु पूर्व हम लोग रीत निरूपण से संबंधित रचनाएं देखने जा रहे हैं, जिनमें पहले कवि रामदास, जिनका नाम था राम कुमार, इन्होंने कवि कल्पद्रुम 1800 बात करें 44 ईस्वी में लिखा है, काव्य लिखा कवि कल्पद्रुम। तो रामदास क्या हैं, बोले कवि कल्पद्रुम कौन है, बोले रामदास, कवि कल्पद्रुम। और कवि कल्पद्रुम की बात करें तो रामदास का। दूसरे हैं सेवक, सेवक का बाग विलास, वही सेवक जो नखशिख लिखे हैं श्रृंगार में, और वही सेवक क्या कर रहे हैं, रीत में बाग विलास लिखते हैं, बाग विलास, सेवक की बाग विलास। गोपाल चंद्र गिरधरदार, भारतेंदु जी के पिताजी, क्या लिख रहे हैं, भारती भूषण और छंदो वर्णन, छंदो वर्णन। यही गोपाल चंद्र गिरधर राधा स्रोत, गोपाल स्रोत जिन्होंने लिखा। जरा सा बालकृष्ण कथा का अमृत और राम कथा का अमृत, जरा संगबद्ध राम कथा अमृत और किसका, बोले बलराम कथा अमृत, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा, भक्त में उन्होंने ऐसा किया जिसे आपने देखा। और यहाँ पर जो इन्होंने रीत निरूपण काव्य लिखा, भारती भूषण और छंदो वर्णन, ठीक है ना। तो रीत में क्या करते थे, भारती भूषण रचना लिखा और छंदो वर्णन किया, कौन, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने, ठीक है। आगे है बैजनाथ द्विवेदी जी की बात करें तो सीताराम भरण मंजरी, राम में रहस्य 1866 ईस्वी में, वृत्तनि दोष कादम्ब, बामा विलास, उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास और चित्राभरण, इनके द्वारा लिखी गई जो काव्य हैं। अब देखिए बैद्यनाथ की बात करें तो बैजनाथ क्या करते हैं, सीताराम का भरण करेंगे, सीताराम भरण मंजरी बैद्यनाथ, राम का रहस्य बैजनाथ, वृत्तन दोष कदम बैजनाथ, बामा विलास बैजनाथ, उद्दीपन श्रृंगार बैजनाथ, अनुभव उल्लास बैजनाथ और चित्राभरण भैया बैद्यनाथ करेंगे, बैजनाथ करेंगे, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है लच्छीराम, जिन्हें ब्रह्मभट्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मानसिंह सिंहाष्टक लिखा, प्रताप का रत्नाकर यानी प्रताप रत्नाकर लिखा, प्रेम रत्नाकर लिखा, लक्ष्मी रत्नाकर लिखा, रावणेश्वर कल्पतरु लिखा और कमलानंद कल्पतरु। अब कैसे दिमाग में बैठाएं, तो देखिए जो लक्ष्य है, लच्छीराम का लक्ष्य क्या है, तो पहले तो रत्नाकर इनका लक्ष्य है। अब रत्नाकर इन्होंने कितने, 3 लिखे। देखिए एक पहला प्रताप का रत्नाकर, दूसरा प्रेम रत्नाकर, तो प्रताप और प्रेम का रत्नाकर, और लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, 3 रत्नाकर लिखा। चौथी रचना है मान सिंहाष्टक लिखा इन्होंने, 5वां रावणेश्वर कल्पतरु इन्होंने लिखा और 6ठी रचना लिखा कमलानंद कल्पतरु। इन्हीं की 2 कल्पतरु इन्होंने लिखा है,
2 कल्पतरु, एक तो रावणेश्वर कल्पतरु और दूसरा कमलानंद कल्पतरु। 3 रत्नाकर, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मी रत्नाकर लिखा। तो 3 2 5 और छठी है मान सिंहाष्टक। ठीक है ना। इन्हीं की 2 कल्पतरु, 3 रत्नाकर और एक मान सिंह का अष्टक किसने लिखा? लच्छीराम ने लिखा, जिन्हें ब्रह्मभट्ट के नाम से जाना जाता है। देखेंगे कि भारतेंदु के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु के अंतर्गत आते हैं और कौन से ऐसे कवि हैं जो भारतेंदु के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसलिए जो प्रमुख कवि हैं उन्हें भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो बात करें कवियों की ट्रिक, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भावद, प्रतापजग, अम्ब, राधा, नवनीत। ठीक है ना। इसमें आप देख पा रहे हैं 4 कवि और नीचे आप देख पा रहे हैं 3 कवि। कुल मिला के 7 कवियों की ट्रिक ये है कि भावद, प्रतापजग, अम्ब, राधा, नवनीत। भा की बात करें तो भा फार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद फार बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। प्रताप की बात करें तो प्रताप से हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी। जग की बात करें तो जगमोहन, जिसे आप कहते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। अम्ब फार अंबिका दत्त व्यास। राधा फार राधा कृष्ण दास। और नवनीत की बात करें तो नवनीत से होता है नवनीत चतुर्वेदी, जिनकी एकमात्र रचना आप देखते हैं किसड़ा कुब्जा 25। ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा मोटी मोटी बात कि प्रमुख कवि हैं भावद, प्रतापजग, अम्ब, राधा, नवनीत। ठीक है। इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो 7 कवि हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और इन कवियों को और इनकी जो कविताएं हैं, काव्य को हम लोग ट्रिक की सहायता से एक एक करके आगे देखेंगे। अब बात करें भारतेंदु के कवियों में, तो भारतेंदु के कवियों में सबसे पहला नाम स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आता है। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो संक्षिप्त जीवन वृत्त देखेंगे और फिर इनकी सभी रचनाओं को ट्रिक से याद करेंगे। बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1885 में हुआ। मृत्यु की बात करें तो 1885 में इनकी मृत्यु हुई। इन्हीं की मात्र 38 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया था, इनका देहांत हो गया था। और इस 38 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की। ठीक है ना। जन्म स्थान काशी में हुआ। पिता की बात करें तो पिता गोपाल चंद गिरधर दास इनके पिता थे। गुरु सितारे हिंद थे और उपाधि इनको मिली थी भारतेंदु। और उर्दू में रसा नाम से ये लिखते थे, उपनाम रसा। ठीक है ना। उर्दू में रसा खूब है, दिमाग में रख लीजिएगा। भरते थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना। तो उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे। ठीक है ना। 1850 और 85, 50 में जन्म हुआ, 85 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुआ? 1850-85 काशी, 1850-85 काशी में हुआ। गोपाल चंद गिरधर इनके पिता थे और सितारे हिंद इनके गुरु बताए जाते हैं। भारतेंदु इनको उपाधि मिली थी। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की समस्त रचनाओं की बात करें तो इनकी जो समस्त रचनाएं हैं 175 मानी जाती हैं। और उनके काव्य ग्रंथों की बात करें तो काव्य ग्रंथों की भी संख्या अच्छी खासी है, 70 है। तो इनके काव्य संग्रह जो कि निम्नांकित हैं, जिन्हें हम लोग देखेंगे। चूँकि अब इनकी जो बात करें काव्य संग्रह की तो भारी भरकम संख्या है, इसलिए हम लोग इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करते हुए चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। चलें, सबसे पहले बात करें भक्त सर्वस्व की, तो कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए मित्रों, ट्रिक बना लीजिएगा कि भारत में क्या है, जो भक्ति है वो सर्वस्व है। भारत का मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। ठीक है ना। और हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारत पढ़ते चलेंगे कि भारत में क्या है। बोले सर भारत में भक्ति सर्वस्व है। ठीक है ना। दूसरा है प्रेम मालिका, तो प्रेम की मलिका कहाँ मिलेगी? बोले सर प्रेम की मलिका अगर खोजना है तो प्रेम की मलिका कहीं ना ढूंढो, भारत में ढूंढो। यानी कि प्रेम मलिका किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कार्तिक स्नान, कार्तिक में स्नान कौन लोग करते हैं? बोले भारत के लोग करते हैं। और कार्तिक में स्नान करना है तो भारत जाओ। ठीक है ना। बैसाख का महात्म, बैसाख महात्म किसका? बोले भारत में भैया क्या है? बोले बैसाख का महात्मा है। प्रेम सरोवर, तो भैया प्रेम सरोवर कहाँ मिलेंगे? बोले भारत में मिलेंगे। भारत मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और प्रेमाश्रु वर्णन, आया कह सकते हैं प्रेमाश्रु बर्षण, यानी कि प्रेम के आंसू में बर्षण कहाँ मिलेगा? बोले प्रेमाश्रु बर्षण तो अगर देखना है तो भारत में देखो। भारत में क्या होता है? प्रेमाश्रु बर्षण होता है ना। किसी व्यक्ति से किसी का प्रेम होता है ना, तो उसके प्रेम के वियोग में क्या होता है?
प्रेम की आंसुओं का वर्षण होता है। कहाँ? भारत में। जैन कतूहल करता है कहाँ? बोले भारत में। भारत में जैन कतूहल है। और प्रेम माधुरी, बिल्कुल जो प्रेम है बिल्कुल माधुरी रूप में है। कहाँ पर? भारत में। प्रेम माधुरी रूप में है। प्रेम तरंग है ना, भारत में देखो प्रेम की तरंगें उठती हैं। हर व्यक्ति के अंदर, हर भारतीय के अंदर प्रेम की तरंग है। कहाँ? भारत में। उत्तर भक्तमाल अगर देखना है ना तो कहाँ देखो? भारत में देखो। भारत में उत्तर भक्तमाल, भारत में। प्रेम प्रलाप है ना, प्रेम का प्रलाप बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। हर जगह प्रेम का प्रलाप दिखाई देगा। और गीत गोविंदानंद है ना, गीत गोविंद की गीत में लोग आनंद लेते हुए आपको मिलेंगे। कहाँ? भारत में मिलेंगे। और श्रृंगार सतसई अगर देखना है तो भारत में देखो, ठीक है ना। श्रृंगार सतसई कहाँ पर? भारत में। होली तो भारत में बड़ी, होली ठिठोली जानते हैं ना, तो होली भारत में बहुत बहुत प्रसिद्ध है, तो होली भारत में मिलेगी। मधुमुकुल भारत में मिलेगा। राग और संग्रह अगर आपको देखना है तो भारत में जाओ, एकदम बहुत अच्छी तरह से राग संग्रह आप भारत में देख पाएंगे, ठीक है ना। वर्षा में विनोद अगर देखना है तो भारत में जाओ, भारतेंद्र चंद। विनय के प्रेम पचासा भारत में मिलेंगे। फूलों का गुच्छा आपको भारत में मिलेगा। जैसे आप भारत में पहुंचोगे ना तो बता रहे हैं क्या मिलेगा? फूलों का गुच्छा मिलेगा। स्वागत में लोग आपके क्या करेंगे? फूलों का गुच्छा देंगे, ठीक है। प्रेम की फुलवारी भारत में मिलेगी। कृष्ण का चरित बखान करेंगे भारतवासी, भारत के लोग, कृष्ण चरित भारत लोग। और श्री अलवर, ठीक है ना, अलवरत कह सकते हैं, ठीक है ना। श्री अलवरत वर्णन कहाँ मिलेगा? तो श्री अलवरत वर्णन तो भैया भारत में मिलेगा, अलग है। और श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र भारत में, ठीक है ना। कहीं का राजकुमार हो अगर भारत में आएंगे ना तो उनका सुस्वागत होगा। सुमनांजलि, सुमन की अंजलि चढ़ा करके, सुमनांजल करके किसका स्वागत होगा, ठीक है ना। और क्या होता है? श्री जीवन जी महाराज कहाँ मिलेंगे? भारत में मिलेंगे। तो आप देखे होंगे तमाम प्रकार के महाराज जी लोग भारत में हैं, तो दिमाग में ऐसे बैठा लीजिएगा कि श्री जीवन जी महाराज भी भारत में हैं, यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का काव्य संग्रह है। चतुरंग, चारों तरफ रंग है, कहाँ? बोले भारत में। देवी छद्म लीला करती है भारत में। देवियाँ भी छद्म लीला करने के लिए भारत में आती हैं, आप पढ़े होंगे ना, तो दिमाग में रखिएगा देवी छद्म लीला। प्रातः स्मरण मंगल पाठ, प्रातः स्मरण किया जाता है और मंगल पाठ होता है, कहाँ? बोले भारत में, ठीक है ना। दैन प्रलाप भारत में होगा। उरेहना देखे होंगे ना, कोई झगड़ा बवाल होता है तो उलाहना लेकर आते हैं, तो उसी उलाहना को आप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, उरेहना भारत में, है ना, बहुत प्रसिद्ध है। तन्मय लीला, बिल्कुल तन्मय लीला देखना है तो भारत में देखो, व्यक्ति तन्मय होकर के लीला देखता है। दान लीला अगर देखना है तो भारत में देखो कि किस प्रकार से दान और कहाँ कहाँ दान किए जाते हैं, ठीक है ना। और दान की लीला तो भारत में ही बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। रानी है ना छद्म लीला, रानी छद्म लीला की लीला देखो, भारत में आकर देखो। संस्कृत की लवनी अगर आपको पढ़ना है तो भारत में जाओ, संस्कृत की खूब अच्छी लवनी आपको मिलेंगी। और बसंत और होली भारत का प्रसिद्ध है, तो बसंत होली देखना है तो भारत में आओ। अस्फुट समस्याएं, बिल्कुल भारत में। अस्फुट चुटफुट बहुत समस्याएं हैं, अस्फुट को कर लीजिए चुटफुट, छोटी मोटी समस्याएं भारत में है, ठीक है ना। मुँह दिखावनी प्रथा कहाँ? बोले भारत में है। जब दुल्हन आती है ना तो उसकी मुँह दिखाई होती है और लोग मुँह देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसको नेक चार देते हैं, तो मुँह दिखावनी से दिमाग में रख लीजिएगा। कहाँ पे? बोले सर मुँह दिखावनी तो भारत में बहुत प्रचलित है, ठीक है। उर्दू का स्यापा भारत में, उर्दू का स्यापा भारत में। प्रबोधनी भारत में, प्रबोधनी कहाँ? बोले भारत में। और प्रातः समीरन माने हवा चलती है, कहाँ? बोले भारत में, ठीक है ना। आगे है बकरी बिलाप कहाँ करती है? बोले भारत में, ठीक है ना। तो बकरी बिलाप भारत में। और यहीं पे एक चीज़ और आप दिमाग में रख लीजिएगा कि बकरी बिलाप की बात आ गई तो भारत में होता है। दूसरा आपको मिल सकता है दशरथ बिलाप, तो दशरथ बिलाप कहाँ करेंगे? बोले अंबिका के पास, अंबिका माने अम्बा माने माता होता है ना, तो अंबिका के पास दशरथ बिलाप करते हैं, ठीक है ना। यानी कि दशरथ बिलाप अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है। और एक आपको मिलेगा अबला बिलाप, आगे जब जाएंगे द्विवेदी युग में तो वहाँ पर एक रचना आपको मिलेगी अबला बिलाप। अब अबला बिलाप कहाँ करेगी? भैया अबला, कोई व्यक्ति अबला है तो सबला के पास जाएगी, यानी कि महावीर के पास जाके बिलाप करती है, ठीक है ना। तो ये जो तीन रचनाएं हैं, बकरी बिलाप, दशरथ बिलाप और अबला बिलाप, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजिंग ना आपके अंदर हो,
तो बकरी विलाप कहाँ करेगी? भारत में करेगी। दशरथ जी विलाप कहाँ करेंगे? नहीं, दशरथ विलाप तो अम्बा के पास जाके कर रहे हैं, ठीक है ना। और कौन? अबला विलाप कहाँ करेगी? तो अबला विलाप कर रही है महावीर के पास, इन्हीं की महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो ठीक है ना, क्या देखा आपने? बकरी विलाप, ठीक है, दशरथ विलाप और अबला विलाप। बकरी भारत में, दशरथ जी अम्बा के पास विलाप कर रहे हैं, और कौन? महावीर के पास कौन विलाप? अबला विलाप हो रहा है, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है स्वरूप चिंतन। स्वरूप के चिंतन भारत में बहुत अच्छे तरह से होते हैं। हर व्यक्ति स्वरूप, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करता है, ठीक है ना। श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन भारत में जाके देखिए। भिक्षा, भारत भिक्षा, भारत में भिक्षा भी है ना बहुत प्रसिद्ध है, देखेंगे तमाम प्रकार के, कहीं भी जाओ तो भिक्षा वाले वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, भिक्षुक, ठीक है ना, उन लोग भिक्षा देते हुए भी मिलेंगे। तो भारत में भिक्षा, भारत भिक्षा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। श्री पंचमी की बात करें तो श्री पंचमी भारत में, श्री सर्वोत्तम स्रोत, एकदम बिल्कुल श्री का सर्वोत्तम स्रोत, लक्ष्मी का सर्वोत्तम स्रोत कहाँ? भारत में है, ठीक है ना। निवेदन पंचक, हाँ भैया निवेदन के पंचक देखे होंगे ना, तो भारत में जाके देखो, तरह तरह के निवेदन होते हैं, ठीक है ना। मान सोपायन, सोपायन की बात करें, मान सोपायन, तो भारत में देखो। प्रातः स्मरण स्रोत भारत में मिलेंगे। हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान भारत में खूब सारे होते हैं, ठीक है ना। अपवर्ग दशाष्टक, अपवर्ग दशाष्टक कहाँ मिलेगा? बोले भारत में मिलेगा। मनोमुकुल माला भारत में, वेणुगीत भारत में मिलेगी, ठीक है ना, और भर भर के मिलेगी। श्रीनाथ की स्तुति भारत में, मूक प्रश्न भारत में, अपवर्ग पंचक भारत में मिलेगा, पुरुषोत्तम पंचक भारत में मिलेगा। तो देखिए आपने पंचक दो मिला, एक अपवर्ग पंचक, दूसरा पुरुषोत्तम पंचक, कहाँ? भारत में, ठीक है। आगे है भारत विरत, भारत में मिलेगा, ठीक है ना। श्री सीता बल्लभ स्रोत की बात करें तो भारत में मिलेगा, ठीक है ना। श्री रामलीला देखो खूब चलती है भारत में, है ना। इसी भी आपने देखा होगा, जब कार्तिक का महीना शुरू होता है ना, शरद वाली ऋतु आती है, तो खूब ढेर सारे नवरात्र के समय, है ना, श्री रामलीला, गांव गांव नगर नगर हर जगह श्री रामलीला भारत में, ठीक है। भीष्म अश्वत्थराज, तो भीष्म अश्वत्थराज की बात करें भारत में। मान लीला और फूल बुझावल की बात करें तो भारत में। बंदर सभा एकदम भारत में दिखाई देगी, ठीक है ना, तो बंदर की सभा दिमाग रख लीजिएगा, भारत में। बकरी विलाप भारत में, यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है, ठीक है ना। विजय बल्लरी भारत में। विजयनी विजय बजंती भारत में, यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। नए जमाने की मुकरी भारत में चल रही है खूब जोर से, नए जमाने की मुकरी भारत में। जातीय संगीत भारत में बिल्कुल चरम सीमा पर है। एक क्लू बनाइएगा, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, बस एक क्लू बना के दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए और हमेशा के लिए बैठ जाए, ठीक है ना। तो जातीय संगीत की बात करें तो जातीय संगीत भारत में। रिपुनाष्टक, रिपुना अष्टक कहाँ? बोले भारत में। अस्फुट कविताएं खूब पल्लवित हो रही हैं, कहाँ? भारत में, भारत में। और प्रिंस ऑफ वेल्स आए भैया, कहाँ? है ना, कि पीड़ित होने पर कविता लिखी किसने? भारत में। जब प्रिंस ऑफ वेल्स पीड़ित हुए तो उन पर कविता किसने लिखी? भारत ने लिखी। यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के ये सभी जो काव्य है, काव्य संग्रह है, इनको भारत लगा करके आप आसानी से याद कर लीजिएगा, ताकि जो परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपसे यहाँ पर कोई गलती ना हो, ठीक है ना। अब भारतेंदु कीर्ति की बात कर रहे हैं कि विजयनी विजय वैजयंती की बात करें, इस शीर्षक से जो कविता लिखी गई, जब भारतीय सेना ने मिस्र पर विजय प्राप्त किया था तो उसके उपलक्ष्य में लिखा गया था विजयनी विजय वैजयंती, बी है ना, विजयनी विजय वैजयंती। किस पर? जब मिस्र पर भारतीय सेना ने विजय किया था, ठीक है ना। बी मिस्र है, दिमाग में रख लिया, बी ट्रिपल बी क्या है? मिस्र, मिस्र, ठीक है। चलिए आगे भारतेंदु ने क्या किया कि नारद भक्त सूक्त, शांडिल्य भक्त सूत्रों का अनुवाद किया। नारद भक्त सूक्त का अनुवाद इन्होंने तदीय सर्वस्व नाम से 1874 में किया, तो दिमाग में रखिएगा, नारद से तदीय सर्वस्व, और शांडिल्य भक्त सूत्र से इन्होंने भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है, ठीक है ना। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए नारद को यहाँ पे करिएगा तदीय है, और यहाँ पे शांडिल्य क्या है? भक्ति सूक्त वैजयंती है, इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। आगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की बात करें तो इन्होंने तीन क्या चार प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, जिनमें आप देख पा रहे हैं पैरोडी, स्यापा, गाली और लावनी, ठीक है ना। तो इन शैलियों में कुछ रचनाएं भी उन्होंने लिखी है। कौन कौन सी लिखी है? जिनमें आप देख रहे हैं बंदर सभा, अभी आपने पढ़ा कि बंदर सभा भारत में होती है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। शैली क्या है?
पैरोडी है। कैसे दिमाग में रखेंगे, किस शैली में है? तो देखिए जो बंदर होता है ना, परिचित, तो बंदर के पास पैर होगा और पैर होगा तो पेड़ पे रहेगा, तो पैरोडी पैरोडी पेड़ो पैरोडी पैरोडी पेड़ और पैरों से पेड़ पे चढ़ जाता है। तो दिमाग में रखिएगा कि जो बंदर होता है वो पैरों से पेड़ पर चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा कि बंदर सभा पैरोडी है, ठीक है। चलिए आगे है उर्दू का स्यापा। तो यहाँ पे स्यापा शैली है, तो स्यापा यहाँ है, स्यापा यहाँ मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे है समधिन मधुमास गाली है। तो देखिए समधिन क्या करती, मधुमास में गाली गाती है, गाली समधिन। आपने देखा भी होगा जब शादी विवाह होता है ना, तो जो समधी और समधन की एक गीत बहुत प्रचलित है अपने यहाँ भारत में, है ना। तो समधन लोग अपने समधी जी को गाली देते हैं, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि समधन मधुमास, है ना, गाली गाली। नए जमाने की मुकरी, तो देखिए नए जमाने की मुकरी, मुकरी फार मुकरी, मुकरी मुकरी को जोड़ दीजिएगा, मुकरी। और प्रातः समीरन की बात करें तो प्रातः समीरन क्या है, प्यार, प्यार। समीर को आप कहते हैं बयार, क्या है, बयार। तो इसी प्यार को बयार कर लीजिएगा, बयार को प्यार कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। प्रातः क्या चलते हैं, बोले समीर चल रही है या बयार चलती है, ठीक है ना। इसी बयार को क्षेत्रीय पूर्वी, है ना, उत्तर प्रदेश के लोग क्या कहते हैं, बयार कहते हैं, हवा बयार, हवा बयार, है ना। तो समीर को बयार कर लीजिएगा, प्यार बराबर बयार, ठीक है। वर्षा विनोद की बात करें तो वर्षा विनोद लावनी, लावनी, ठीक है ना। वर्षा क्या होती है, लावनी होती है, लवनी, लवनी, ठीक है ना। तो दिमाग में इसको भी रख लीजिएगा, ठीक है ना। वर्षा लावनी, वर्षा लावनी, यही एक आपको याद करना, बाकी तो सब उसमें क्लू आपका खुद छिपा हुआ है कि बंदर पेड़ पर रहेगा। उर्दू का स्यापा, स्यापा है। समधिन क्या करती है, गाली देती है। नए जमाने की मुकरी, मुकरी होगी। प्रातः समीरन, प्यार चलेगी। वर्षा विनोद, लावनी होती है। तो इसे भी दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। रानी छद्मलीला, तन्मय लीला, देवी छद्मलीला। तो ये रानी छद्मलीला, तन्मय लीला और देवी छद्मलीला, ये तीन प्रकार के जो लीला लिखी गई है ये प्रबंध गीत है, ठीक है ना। और विजय वैजयंती की बात करें तो हिंदी भाषा में लिखा गया है, जो कि एक निबंध काव्य है, इसे भी दिमाग में रखिएगा। तो जहाँ पे देखिएगा लीला लगा हुआ है तो लीला क्या है, प्रबंध गीत है। और जहाँ पे विजय वैजयंती की बात आ जाएगी, हिंदी भाषा में लिखा गया है, जो कि एक निबंध काव्य है, ठीक है। आगे एक रचना है फूलों का गुच्छा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो कैसे दिमाग में रखें। देखिए हम लोग पढ़े थे अभी ना कि जब भारत में कोई आता है तो हम लोग फूलों का गुच्छा उसे देते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक और बढ़ा लीजिएगा कि जब भारत में कोई आता है तो हम लोग खड़े होकर के फूलों का गुच्छा उन्हें सम्मान में देते हैं, ठीक है ना। तो खड़े से हो जाएगा, खड़ी बोली में लिखा गया है। भारत में कोई आता है तो खड़े होकर, यानी खड़ी बोली में लिखा गया है, क्या करते हैं हम लोग, फूलों का गुच्छा देते हैं। भारत से हो जाएगा भारतेंद्र चंद, फूलों का गुच्छा इनकी रचना है, खड़े होकर देते हैं, इन्हीं की खड़ी बोली में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे भारतेंद्र मंडल के अन्य कवि जो कि ट्रिक में हम लोगों ने देखा था, उन्हें भी हम लोग अब देखेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कवि, फिर उनका जन्म मृत्यु समय जो कि ईस्वी में है और उनकी रचनाएं। अब आगे दूसरे जो कवि हैं वो हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भाबद प्रताप जग अमराध नवनीत, जो आपने ट्रिक में देखा था। तो बद्रीनारायण चौधरी जी की बात करें 1855 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, इन्हीं की इनका देहांत होता है। रचनाएं की बात करें तो पहली रचना इनकी है जीर्ण जनपद, जिनमें क्या है, दुर्दशा है, एक दत्तापुर की दुर्दशा है, जीर्ण जनपद। आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी और ब्रिजचंद पंचक तथा सूर्य स्त्रोत। कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए यहाँ से आप ले लीजिएगा बदरी। बदरी जानते हैं ना, जब बरसात का मौसम होता है तो उस मौसम को हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले खास तौर से बदरी कहते हैं, ठीक है ना। अब बदरी कब हुई बताए सर, सन 55 में 23 दिन लगातार बदरी हुई। तो दिमाग में रख लीजिएगा 23 दिन, या आप कह सकते हैं कि 55 माने बचपन में 2-3 दिन बदरी में भीगे हैं, ठीक है ना। तो जैसे दिमाग में आए तो 55 में बदरी क्या हुई, 23 दिन, 55 में बदरी 23 दिन हुई थी, है ना। इन्हीं की 1955 में इनका जन्म हुआ था और 23 में इनके जो है मृत्यु हुई, ठीक है ना। जब बदरी हुई तो क्या हो गया, जीर्ण जनपद, है ना, चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरा जनपद ही जिला क्या हो गया, जीर्ण हो गया, गीला हो गया, जीर्ण जनपद हो गया, पूरा जिला क्या हो गया, जीर्ण हो गया। और क्या होता है, जब बदरी आती है ना
तो आनंद अरुणोदय होता है। बद्री के बाद जब सूर्य का उदय होता है, अरुण का उदय होता है, तो आनंद अरुणोदय होता है। वो आनंद अरुणोदय नहीं बल्कि आनंद का अरुणोदय होता है। बद्री के बाद जब सूर्य निकलते हैं देखो, तो आनंद का अरुणोदय होगा। और क्या होता है, हार्दिक हार्दिक हर्षा दर्श होता है ना। जब सूर्य उगेगा तो बिल्कुल हार्दिक माने हृदय से क्या होता है, एकदम हर्ष होता है। और हर्ष क्या होता है, दर्श पर होता है बहुत, ठीक है ना। ठीक है, जब बद्री में क्या होता है, जनपद जीर्ण हो जाता है बरसात से, तब आनंद का अरुणोदय होता है और हार्दिक हृदय में दर्श होता है, हार्दिक हृदय, ठीक है ना। फिर क्या होता है, मयंक महिमा। और इतना नहीं, मयंक महिमा, मयंक माने चंद्रमा होता है। और रात में चंद्रमा की जो महिमा होती है, मयंक महिमा, वो भी क्या होती है, अलौकिक लीला वाली होती है। बरसात में बारिश होती है बद्री में ना, तो मौसम साफ हो जाता है, तो मयंक की महिमा, चंद्रमा की महिमा बिल्कुल अलौकिक होती है, ठीक है ना। और वर्षा के जो बिंदु होते हैं, जो बूंदें होती हैं, वो बिल्कुल लालित्य और लहरी लेकर आती हैं। लालित्य और लहरी, लहर दिखाई देती है ना, बूंद जब पड़ जाती है जल में तो बिल्कुल लहर की तरह दिखाई देती है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, ब्रजचंद पंचक, है ना। ब्रजचंद पंचक माने जितने भी पंच हैं सब लोग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल खुश हो जाते हैं। और सूर्य है स्रोत, और सूर्य को हम लोग क्या करते हैं, बद्री के समय सूर्य को स्रोत लेते हैं, है ना, धूप लेते हैं। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या होता है, जब बद्री होती है तो पूरा जनपद जीर्ण हो जाता है, जीर्ण जनपद हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो आनंद का अरुणोदय होता है, आनंद का अरुणोदय होगा तो हार्दिक हर्षादर्श होगा बद्री के बाद, ठीक है ना। और रात में क्या होगा, मयंक की महिमा बड़ी अलौकिक दिखाई देती है, क्योंकि बिल्कुल बद्री से मौसम साफ हो जाता है, ठीक है ना। और वर्षा के बिंदु बड़े ललित और लहरी लगते हैं, ललित लहरी लगते हैं। और ब्रजचंद पंचक और सूर्य का स्रोत, है ना। जो पंच है वो पंच क्या करते हैं, सूर्य के स्रोत में अपने कपड़े सुखाने लगते हैं, ठीक है ना, या अपने को सुखाने लगते हैं। तो बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। और आपने इसको अनुभव भी किया है कि जब बद्री के बाद सूर्य होता है ना, तो सूर्य का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगले, भाबद प्रताप जग। प्रताप की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 55 में इनका हुआ, 1856 में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ, और मृत्यु इनकी 1894 ईस्वी में हुई। तो दिमाग में रखिएगा, है ना। 50 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी आए, है ना। 55 में बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद, और 56 में प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म हुआ है। मृत्यु कब हुई, 94 में। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। 56-94 क्या है कि प्रेम पुष्पावली, दूसरी रचना है मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्त अंताम, और श्रृंगार विलास, और हर गंगा। कैसे दिमाग में रखें, तो यहाँ से लेना हम लोगों को प्रताप। कौन प्रताप, बोले वही 56-94, है ना। कौन, बोले 56-94 वाला प्रताप, ठीक है ना। कौन प्रताप, बोले 56 में, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये प्रताप की क्या है, प्रेम पुष्पावली है। अब प्रताप की प्रेम पुष्पावली में क्या हो जाता है, मन की लहरें, है ना। तो प्रताप की प्रेम पुष्पावली में मन की लहर क्या करती है, लोकोक्त शतक से ऊपर उठ करके क्या हो जाती है, तृप्त हो जाती है। तृप्तांताम, तृप्तांत को प्राप्त कर लेती है, जिससे क्या हो जाता है, श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास में व्यक्ति हर हर गंगा करने लगता है, यानी कि हर हर गंगा की तरह लहर लेने लगता है। तो बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, कोई प्रताप न है ना, जो क्या है, बिल्कुल 56, है ना, और 94, यानी कि 56 मिनट ले लीजिएगा। 56 मिनट में क्या करते हैं, 94 बार, है ना, योग करते हैं, 94 बार प्रताप दिखाते हैं। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रताप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इनकी प्रेम की पुष्पावली है। और प्रेम की पुष्पावली में जब आप जाएंगे तो आपकी मन की लहर क्या हो जाती है, बिल्कुल लोकोक्ति शतक, लोकोक्त शतक को छोड़ देती है, लोक की जो उक्तियाँ हैं सबको छोड़ देती है, और बिल्कुल तृप्त हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, श्रृंगार विलास करने लगता है, और हर हर गंगा का संचार मन के अंदर होने लगता है। तो बस दिखा लीजिएगा, यही ट्रिक रखिएगा कि प्रताप नारायण की कौन, बोले प्रताप नारायण की प्रेम की पुष्पावली में मन की लहर से क्या हो जाता है, लोकोक्ति एकदम बिल्कुल तृप्त हो जाता है, और श्रृंगार में क्या हो जाता है ना, हर हर गंगा करने लगता है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि प्रताप वाला व्यक्ति क्या करता है, प्रेम पुष्पावली है, प्रताप वाला व्यक्ति की मन बिल्कुल हमेशा लहर लेता रहता है। प्रताप वाला व्यक्ति लोक शतक के चक्कर में नहीं पड़ता है, हमेशा अपने को
तृप्तांत पाता है, यानी कि तृप्त रहता है, श्रृंगार विलास करता है, और हर हर गंगा कौन? प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि प्रताप वाला व्यक्ति करता है। ठीक है। अब अगले कवि हैं भाबद प्रताप जग। जग मतलब ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जो जन्म समय है 1857, मृत्यु समय 1899 में। तो 1857 में जन्म हुआ और 1899 में इनकी मृत्यु हुई, यानी कि इनका देहांत हुआ। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा? 50 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, 55 में बद्री नारायण चौधरी, 56 में प्रताप नारायण, और 57 में आपने देखा ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठीक है ना। तो 57 में कौन? ठाकुर जगमोहन सिंह, और मृत्यु कब होती है? 1899 में। रचनाएं, पहली रचना है प्रेम संपत्ति लता, 1885 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। दूसरी है श्याम लता, 1885 में भी, और तीसरी है श्यामा सरोजनी, 1886 ईस्वी में, और देवयानी 1886 ईस्वी में। तो आपने क्या देखा? मोटी मोटी बातें आपने देखा कि 85 में दो इन्होंने लिखा, कौन? प्रेम संपत्ति लता और श्यामलता, और इसके बाद 86 में श्यामा सरोजनी और देवयानी। ठीक है ना। अब कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए यहाँ से क्लू लीजिएगा। ठाकुर ने क्या किया? एक तो प्रेम संपत्ति लता, प्रेम की संपत्ति लता, और श्यामा की लता। ठीक है ना। कब? 85 में लिखा। और श्यामा सरोजनी देवयानी, ठीक है ना, 86 में लिखा। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि ठाकुर क्या करते हैं, है ना, प्रेम संपत्ति और लता, प्रेम संपत्ति को लता समझते हैं, यानी कि प्रेम संपत्ति लता और श्यामलता। और क्या है? सरोजनी एक देवयानी है। तो श्यामा सरोजनी और देवयानी इनके द्वारा लिखा गया जो काव्य संग्रह है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। अगले कवि हैं अंबिका दत्त व्यास, और आपने ट्रिक में भी देखा था कि भाबद प्रताप जग अम्ब राधा नवनीत। ठीक है ना। तो भाबद की बात करें तो बद्री का आपने देखा 1855 में, बद्री के बाद एक साल बाद भाबद प्रताप का 1856। जग की बात करें जगमोहन सिंह का 1857 ईस्वी में, और अंबिका दत्त व्यास का जन्म जो हुआ एक वर्ष बाद, यानी कि 1858। तो 55, 56, 57, 58 लगातार आपने देखा। ठीक है ना। एक साल के बाद जो आपके कवि हैं इनके जन्म हुए हैं। ठीक है ना। और मृत्यु की बात करें तो 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है ना। तो अंबिका दत्त व्यास 58, 1900 ईस्वी। ठीक है ना। रचना, पहली रचना है पावस पचासा, 1886 ईस्वी में। दूसरी रचना है सुकवि सतसई, 1887 में। हो होरी, 1891 ईस्वी में। और एक बिहारी बिहार भी इनकी रचना है। ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा। तो देखिए अब अंबिका है ना, तो पावस पचासा, उनके पचासा कितने बोले? पावस, है ना। पावस कितने अंबिका के? बोले पावस 50 हैं, 50 पावस हैं, यानी कि पाने के लिए, या प्यासा कह सकते हैं कि अंबिका के कितने? बोले अंबिका के तो भैया, है ना, 50 लोग प्यासे हैं, 50 लोग प्यासे हैं। दूसरा क्या है? सुकवि सतसई, है ना, अंबिका की ढेर सारी सुंदर सतसई है। सुकवि सतसई अंबिका की। सुकवि सतसई किसने लिखा है? अंबिका के लिखा गया। और हो होरी कौन कह रहा है? बोले अंबिका क्या कर रहा है? हो होरी। और बिहारी सतसई आपने देखा ही, सुकवि सतसई हो होरी। एक रचना इनकी है बिहारी बिहार। ठीक है ना। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में आ गया कि अंबिका के प्यासे 50 लोग हैं, अंबिका के लिए सुकवि सतसई कर रहा है, अंबिका के लिए हो होरी कर रहे हैं, और बिहारी बिहार कर रहा है। कौन? अंबिका के लिए। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से आपको ये जो रचनाएं हैं याद हो जाएंगी, और परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा गया तो आपका प्रश्न बन जाएगा। और अगले हैं राधा कृष्णदास। बात करें 1865 में इनका जन्म हुआ, 1907 में इनकी मृत्यु हुई। और भारत 12 मासा पहली रचना है, दूसरी रचना है देश दशा। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? बोले राधा कृष्णदास ने क्या किया कि भारत में 12 मास रह करके देश की दशा पर कविता लिखा। ठीक है ना। तो राधा कृष्णदास क्या करते हैं? भारत में 12 मास रहते हैं और रह करके देश की दशा लिखते हैं, देश की दशा पर काव्य लिखते हैं। बस दिमाग में से रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब इन सभी कवियों के जन्म कर्म को एक बार फिर से देख लें कि भाबद बद्री 1855, 1923। मिस प्रताप की बात करें 1856, 1894। ठाकुर जगमोहन 1857, 1899 में। बात करें अंबिका की तो 1858 और
1958 और राधा कृष्ण 1865-1907। आपने क्या देखा यहाँ पर, ये जितने भी कवि हैं, 55 में बद्री, 56 में प्रताप, 57 में ठाकुर जगमोहन और 58 में अंबिका दत्त व्यास, और इसके बाद यहाँ पर गैप है 1865 है। ठीक है ना। तो भापद प्रताप जग अम्बी, भापद प्रताप जग, भा को हटा दीजिएगा कि क्या हो जाएगा, बद प्रताप जग, है ना, अम्ब। तो ये एकदम बिल्कुल ये 4, 1 2 3 4 लगातार एक एक वर्ष बाद इनका जन्म हुआ है। ठीक है। और रचना आपने देखा ही है कि जब बद्री होती है तो जनपद जीर्ण हो जाता है और आनंद का अरुणोदय होता है, जिससे हार्दिक हर्षदर्श होता है, मैंक की महिमा अलौकिक होने लगती है, वर्षा की बूंदें लहरित लहर करने लगती हैं, और क्या हो जाता है, जो पंचक है वो सूर्य के स्रोत लेने लगते हैं। ठीक है ना। प्रताप में आपने देखा कि प्रताप में क्या होता है, प्रताप नारायण की प्रेम की पुष्पावली में मन लहर लेने लगता है, लोक कुक शतक से ऊपर उठ करके क्या होता है, तृप्त हो जाता है और श्रृंगार विलास करके श्रृंगार विलास में हर हर गंगा करने लगता है। ठाकुर जगमोहन का आपने देखा कि इन्होंने क्या किया कि प्रेम को संपत लता माना, तो प्रेम संपत लता और श्यामा लता, और क्या किया, सरोजनी को देवयानी माना, यानी कि श्यामा सरोजनी और देवयानी इनकी रचना है। ठीक है ना। अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि अंबिका के प्यासे बोले 50 लोग हैं। ठीक है ना। सुकवि क्या करता है, अंबिका की सत्सई करता है, और हो होरी अंबिका और बिहारी बिहार अंबिका। ठीक है ना। राधा कृष्णदास की बात करें तो अभी आपने देखा है कि राधा कृष्ण का दास क्या करता है कि भारत में 12 मास रह करके देश दशा पर काव्य लिखता है। ठीक है। तो ऐसे क्लू बनाइएगा, आसानी से दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। मोटी बातें हैं कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है ना। घन, घन क्या देता है, अब्र देता है, जल देता है, अम्ब देता है, तो अब्र कर लीजिएगा। प्रेमघन अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। ठीक है ना। प्रेमघन की समस्त जो काव्य कृतियां हैं, प्रेमघन सर्वस्व, देखिए प्रेमघन सर्वस्व, समस्त माने सर्वस्व, प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से लिखी गई हैं। ठीक है ना। और प्रेमघन ने क्या किया, विलायत में दादा भाई नौरोजी जी के को काला जब कहा गया तो उन्होंने छोपपुर कविताएं लिखी थी। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा कि प्रेमघन ने कब, जब विलायत में दादा भाई नौरोजी जी को काला कहा गया तो उन्होंने छोपपुर कविताएं की थी। ठीक है ना। आगे है प्रेमघन की कविताओं में यतिभंग प्राय मिलता है। इन्होंने मैंक मंजरी, मैंक महिमा की बात करें तो रचना खड़ी बोली में की है, मैंक महिमा। ठीक है ना। अलौकिक रचना भी की है। दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र जी, एक प्रतिनिधि कविताएं हैं जिनकी प्रताप लहरी शीर्षक से लिखा गया है। ठीक है ना। तो प्रताप नारायण मिश्र की जितनी भी प्रतिनिधि कविताएं हैं वो प्रताप लहरी से लिखी है ना, प्रताप लहरी शीर्षक से लिखी गई हैं। चलिए अब प्रताप नारायण मिश्र का हरगंगा, तृप्तंताम, बुढ़ापा, यानी कि 3 हिंदी की हिमायती, अग्र चौथी है हिंदी की हिमायती शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। ठीक है ना। हरगंगा, तृप्तंताम, बुढ़ापा और हिंदी की हिमायती शीर्षक से कुछ महत्वपूर्ण कविताएं इसमें लिखी गई हैं। ठीक है। आगे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना की है और इन्होंने बिंद के क्षेत्र के प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। किसने, ठाकुर जगमोहन ने क्या किया कि प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना की और ज़्यादातर जो कविताएं हैं बिंद के क्षेत्र के प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन इन्होंने किया है। किसने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं जगमोहन सिंह ने क्या किया, कालिदास कृति ऋतुसंहार और मेघदूत पर ब्रज काव्य किया है। तो देखिए क्या होता है, आप कह सकते हैं कि जगमोहन ने क्या किया, ऋतु में क्या किया, ब्रज ऋतु में, ब्रज ऋतु में, ऋतु में क्या किया, ब्रज काव्य किया। बस ऋतु फार ऋतुसंहार, में फार मेघदूत। ठीक है ना। ऋतु में जगमोहन ने क्या किया, ब्रज काव्य किया, मैंने ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य अनुवाद किया है। किसका, एक तो ऋतुसंहार का और दूसरा मेघदूत का। ठीक है। आगे हैं अंबिका दत्त व्यास जी ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी, जिसे आप कहते हैं पूरी अमय की कटोरिया से चिंजरी रहो विक्टोरिया, एक समस्या पूर्ति करके, है ना, किया है और इस पर इन्हें सुकवि की उपाधि भी मिली थी। तो आप अंबिका दत्त व्यास जी को सुकवि की उपाधि मिली है, इसे भी दिमाग में रखिएगा। और ये पूरी अमय की कटोरिया से चिरंजीवी रहे विक्टोरिया रानी। फिर पूरी अमय की कटोरिया किसको चाहिए, अंबिका को। पूरी कटोरी अंबिका की है, बस दिमाग में रखिएगा कि पूरी अमय की कटोरी अगर कहीं पे आ जाए और पूछ लिया जाए किसकी रचना है तो अंबिका की। ठीक है ना। पूरी कटोरी आप क्या करते हैं, पूरी कटोरी जो है अंबिका को चढ़ा देते हैं, अंबिका, अम्बा, ठीक है ना, दुर्गा जी को चढ़ा देते हैं ना।
तो दिमाग पर रख लीजिएगा कि पूरी कटोरी किसके लिए, बोले अंबिका जी के लिए। ठीक है। अब अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसबद्ध एक अपूर्ण शीर्षक से प्रबंध काव्य की भी रचना की है, कंसबद्ध अंबिका। ठीक है ना। साथ ही फारसी संध में अभी आपने चर्चा किया था मैंने ना कि क्या दशरथ विलाप नामक खड़ी बोली में भी लिखी है। तो विलाप की बात आई थी ना, बकरी विलाप, बकरी भारत में विलाप करती है, दशरथ अंबिका के पास विलाप करते हैं। ठीक है ना। अबला महावीर के पास विलाप करती है। तो 3 प्रकार के विलाप लिखे गए हैं, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, अबला विलाप, ध्यान रखिएगा। और सबको हमने अभी इसके पहले ट्रिक से बताया है। ठीक है। चलिए आगे है राधा कृष्णदास भारतेंद्र हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे और इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलिया लिखा है। तो रहीम के दोहों पर कुंडलिया कौन लिख सकता है, जो राधा कृष्ण का दास होगा। 12 मासा इन्होंने लिखा, देश दशा लिखा। और हम लोग ट्रिक में पढ़े राधा कृष्ण का दास क्या करता है, भारत में 12 मास बैठता है और देश दशा पर काव्य लिखता है। तो यही है जिन्होंने क्या किया, रहीम के दोहों पर कुंडलिया भी लिखा है। ठीक है। चलिए आगे भारतेंदु काल के कुछ अन्य कवि हैं जिनमें नवनीत जी की बात आती है। नवनीत चतुर्वेदी, एक रचना इनकी है कुब्जा 25। बस दिमाग में रख लीजिएगा, नवनीत ने क्या किया, नवनीत खाकर कुब्जा की 25 लिख दिया, कोई व्यक्ति है। ठीक है ना। गोविंद गिल्ला भाई की बात करें तो श्रृंगार सरोजनी, पायस पयोनिधि, राधामुख खोड़सी, खड़ ऋतु और नीत विनोद। कैसे दिमाग में रखें, देखिए गोविंद क्या करते हैं, गिल्ला भाई को बुलाते हैं, श्रृंगार की सरोजनी और पायस पयोनिधि उसे दे देते हैं, राधा का मुख दिखाते हैं जो कि बड़ा खोड़स लगता है, और षड ऋतु और नीत विनोद। ठीक है ना। तो बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। दिवाकर भट्ट से क्या करते हैं, नक्सिक और नवोढ़ा रत्न। ठीक है ना। दिवाकर भट्ट है कोई है, क्या करते हैं, भट्ट से नक्सिक देखते हैं और नवोढ़ा रत्न दे देते हैं। नक्सिक नहोड़ा, ना से नक शिक, ना से नहोड़ा। ठीक है ना। दिमाग में रखिएगा, दिवाकर क्या करते हैं, भट्ट से नक्सिक और नहोड़ा रत्न लिखते हैं। ठीक है। आगे है रामकृष्ण वर्मा, जिन्हें बलबीर नाम से जाना जाता है। इन्होंने बलबीर 50 लिखा, तो बलबीर है तो बलबीर 50 लिखेंगे। ठीक है। आगे है राजश्री प्रसाद सिंह प्यारे, तो प्यारे प्रमोद, राजश्री प्रसाद सिंह प्यारे, प्यारे प्रमोद, प्यारे प्रमोद, प्यारे प्रमोद लिखते हैं। राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप क्या लिखते हैं, प्रेम संदेश, प्रेम संदेश। राव कृष्णदेव शरण सिंह प्रेम संदेश, प्रेम संदेशा कौन, तो भैया राव कृष्णदेव शरण में जाओ, प्रेम का संदेशा दो। ठीक है। दुर्गा दत्त व्यास की बात करें तो अधमो उद्धार शतक, अधमों का उद्धार, अधमों का उद्धार कौन, बोले दुर्गा। दुर्गा क्या करती है, अधमों का उद्धार, अधमों का उद्धार। अधम मन नीच होता है ना, खल होता है, दुष्ट होता है, तो उनका उद्धार कौन कर सकती है, दुर्गा कर सकती है। बस दिमाग में रखिएगा, दुर्गा व्यास क्या, अधमोद्धार शतक। ठीक है। आगे है राधाचरण गोस्वामी की बात करें तो नौ भक्त माल। ठीक है ना, राधाचरण गोस्वामी। ठीक है ना। आगे है गुलाब सिंह, प्रेम सतसई है ना, तो प्रेम का सतसई श्रृंगार कौन, गुलाब, गुलाब है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब भारतेंदु युग में कुछ समस्या पूर्ति संग्रह भी लिखे गए हैं, जिनमें दुर्गा दत्त व्यास ने लिखा है, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है, गोविंद गिल्ला भाई ने भी लिखा है, गंगाधर जिसे द्विज गंगा नाम से जानते हैं उन्होंने भी लिखा है, और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह ने भी समस्या पूर्ति लिखा है। देखिए जब किसी व्यक्ति को समस्या होती है तो उसकी पूर्ति के लिए दुर्गा के पास जाएगा, अंबा के पास जाएगा, गोविंद के पास जा सकता है, गंगा के पास जा सकता है और नर्मदा के पास जा सकता है। तो इस प्रकार से ट्रिक में रख लीजिएगा, जब किसी व्यक्ति को समस्या होगी तो क्या करेगा, दुर्गा, अंबा, गोविंद, गंगा या नर्मदा के पास जाएगा। ठीक है ना। यानी कि इतने लोगों ने क्या किया है, समस्या पूर्ति सर्वस्व लिखा है। ठीक है ना। अब दुर्गा के पास जाएगा तो दुर्गा के पास समस्या पर अपने समस्या पूर्ति पर प्रकाश डालता है, अंबिका के पास जाएगा तो समस्या पूर्ति सर्वस्व है, समस्या पूर्ति सर्वस्व, सर्वस्व कौन, अंबिका, सब कुछ है ना। गोविंद के पास जाएगा तो समस्या की प्रदीप बताएगा, समस्या पूर्ति प्रदीप, प्रदीप गोविंद प्रदीप। ठीक है ना। गंगा के पास जाएंगे तो समस्या प्रकाश, समस्या प्रकाश गंगा। नर्मदेश्वर की बात है तो पंचरत्न करेंगे। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि समस्या पूर्ति सबने लिखी है, लेकिन गोविंद व्यास, दुर्गा दत्त व्यास की बात करें तो समस्या पूर्ति पर प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो समस्या पूर्ति सर्वस्व इनके पास। ठीक है ना। गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप। ठीक है ना। गंगाधर द्विज समस्या पर प्रकाश डालेंगे, और नर्मदेश्वर प्रताप सिंह की बात आएगी तो इन्होंने समस्या के लिए क्या करेंगे, पंचरत्न दे देंगे। ठीक है ना। तो इसे दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। तो भारतेंदु के कवि और उनकी काव्य पंक्तियों को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, बल्कि कवि और उनकी काव्य पंक्तियों वाली क्लास हमने जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दी है,
जिसे आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कुल 14 भागों में बहुत अच्छी ट्रिक की सहायता से जितने भी कवि हैं और उनकी जितनी भी पंक्तियां हैं सबको हमने वहां पर लोड कर रखा है। तो आप लोग जा कर के कवि और उनकी पंक्तियों वाली क्लास में जा कर के देख सकते हैं। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप देखें। सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक जो है मुजफ्फरपुर के निवासी जिनका नाम था अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने क्या किया था, खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन का है ना सूत्रपात किसने किया, अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने किया है। ठीक है, आगे अयोध्या प्रसाद खत्री जी की बात करें तो उनकी एक कृति है खड़ी बोली आंदोलन, जिसमें क्या किया गया, ब्रजभाषा और अवधी भाषा की जो रचनाएं हैं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है ना, तो खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक में, ठीक है ना, ब्रजभाषा और अवधी की, ठीक है ना, जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसको इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने खड़ी बोली का पद 1889 ईस्वी में शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया है, इसे भी दिमाग में रखें। और बात करें अयोध्या प्रसाद है ना खत्री जी ने खड़ी बोली पद की कई स्टाइल बताई है, जिनमें मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, ठीक है ना, पंडित स्टाइल, ठीक है ना, और मास्टर स्टाइल। तो ढेर सारी स्टाइल की बातें इन्होंने की है। ठीक है ना, और आधुनिक काल में बात करें तो ब्रज भाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का जो व्यवहार है वो सबसे पहल स्वर्गीय है ना पंडित सरजू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पदबद्ध भाषा अनुवाद में किया है। ठीक है ना, तो इसे भी दिमाग में रखिएगा कि आधुनिक काल में अगर खड़ी बोली है ना ब्रजभाषा पद के लिए संस्कृत वृत्त के व्यवहार सबसे पहले किसने किया है, तो स्वर्गीय सरजू प्रसाद मिश्र जी ने अपने रघुवंश महाकाव्य के काव्य में पदबद्ध भाषा अनुवाद किया है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पे देखें अयोध्या प्रसाद जो खत्री जी का जो स्टाइल है ना 5 स्टाइल, यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा गया है कि मुंशी स्टाइल या मौलवी स्टाइल निम्नलिखित में से है ना किसकी शैली है, तो ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं, जो तथ्य होते हैं परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और आसान से प्रश्न को गलत कर देते हैं। और अगर आसान सा प्रश्न परीक्षा में गलत हो जाता है तो कहीं न कहीं आपके सिलेक्शन के लिए बाधा बन जाता है। और देखें सफल और असफल दोनों के बीच में 1 या 2 प्रश्न का अंतर होता है। एक प्रश्न आपका सही हो गया तो आप सफल हो गए और एक प्रश्न आपका गलत हो गया तो आप असफल हो गए। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभकारी होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।